आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये आधुनिक इतिहास का जो है पेपर है आपका, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन हर एग्जाम की दृष्टि से। तो आज हम देखेंगे जो है आधुनिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन की क्या क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में बनने की संभावना है और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको हमको पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री से कि वास्को डी गामा का मकबरा जो है भारत के किस स्थान पे स्थित है। तो ये कोच्चि और केरल में है। याद रखिएगा कि केरल के कोच्चि में वास्को डी गामा का क्या है, मकबरा स्थित है। आपको पता है वास्को डी गामा क्या था, एक पुर्तगाली नाविक था, ये आपको याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि ये जो है 1498 ईस्वी में भारत के जो है पश्चिमी तट पर जो है बंदरगाह पे पहुंचा था। आगे देखिए, आपको क्या याद रखना है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था और यह जो है बार बार देखिए यही रिपीट होता है क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में जो है क्या किया था, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी इन्होंने। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो ये मार्तंड वर्मा ने किया था। कौन किया था, मार्तंड वर्मा ने। एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए कि आवाज स्पष्ट आ रही है कि नहीं। हेलो, हाँ ठीक है। आगे है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो है जिसको वेल्लोर नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था। तो वेल्लोर जो विद्रोह हुआ था वो 1806 में हुआ था, आप जानते रहिए। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि ये 1806 में जो है मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर यह जो है हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था, तो देखिए डेनिश कंपनी की बात आया है यहाँ पे, तो यह है 1616 में। कब, 1616 में। आगे याद रखिएगा क्वेश्चन है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो 1809 में। कब किया था हस्ताक्षर, 1809 में। बक्सर के युद्ध के बाद अब कहां के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल साम्राज्य में जो है सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया। यह अवध के नवाब थे। कौन था, अवध के नवाब। आगे है, बक्सर के युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए भुगतान देने के लिए सहमत हुई, तो 26 लाख रुपए जो है वार्षिक देने पर सहमति बनी थी। अब देखिए, चूंकि ये बक्सर का युद्ध आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर कासिम के नेतृत्व वाली सेना क्या हुई थी, पराजय हुई थी, इसकी हार हुई थी, ये जानते रहिए। अब देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब 1700 ये जो है आपका 64 में बक्सर का युद्ध होता है, इसी के बाद ही इलाहाबाद की संधि एक साल बाद होती है 1765 में। कौन सी संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। अब इसमें होता क्या है कि 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसकी शर्तें कभी कभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहली शर्त यह थी कि अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा के जिले लेकर मुगल साम्राज्य में मिला दिए जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा है, कंपनी 26 लाख जो है वार्षिक पेंशन मुगल को सम्राट को भेजेगी और मुगल सम्राट बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को क्या करेगा, प्रदान करेगा। 3 जगह का नाम है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पर उतरा था बंदरगाह पे, तो आपको मैंने बताया 1498, जो कि बार बार क्या है, रिपीट होता है। ये क्या था, समुद्री मार्ग की खोज किया था भारत के। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बंबई, मछलीपट्टनम, हुगली, चोल। तो ये मछलीपट्टनम जो है पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बल्कि यह डच क्या था, उपनिवेश था। अगर हम पुर्तगाली उपनिवेश की बात करें तो जिसमें दीव है, दमन है, बेसिन है, बॉम्बे है, गोवा है, कन्नौर है, कालीकट है, कोच्चिन है। ठीक है, फिर आपका इसमें जो है कोलंबो है, कोलंबा, गैले, सतारा, ट्रिंक। ठीक है, ये सब चीजें इसमें क्या है, इसके अंतर्गत आती हैं पुर्तगाली उपनिवेश के। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, तो आपको पता होगा ये पुर्तगाली ने कराया था। मलाई कोफ्ता एक शॉर्टकट है। ठीक है, तो किसने कराया था, पुर्तगालियों के दिन। क्या क्या है देखिए, पुर्तगाली कौन कौन सा जो आजकल आप देखते होंगे गांव घर में लोग सुरती खाते हैं, तंबाकू जिसे बोलते हैं, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। तो पुर्तगाली जो हमारे भारत में जब आए तो क्या क्या लेकर आए, ये जानते रहिए। अब देखिए, तंबाकू है, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद है, पाइनएप्पल है और शरीफा। ये सब पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग और जहाज निर्माण जो उद्योग है वो पुर्तगालियों की ही क्या है, देन है। आगे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति से है, तो जानते रहिए मराठा। जहां पे भी मराठा का जिक्र आएगा वहां पे छापा मार युद्ध प्रणाली का जो है जिक्र आवश्यक हो जाता है।
किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद बनाई गई थी? तो ये शिवाजी के समय में। किसके समय में? शिवाजी के समय में। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के किस राजा से हुआ था? तो ये गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था? गंगाधर राव से हुआ था। और आपको पता हो कि रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम है मणिकर्णिका है, और इनका जन्म काशी, जिसको वाराणसी के नाम से जाना था, उस वहां पे क्या हुआ था? ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? तो ये जो है प्लासी के युद्ध में, जो कि 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। फिर 1765 में बक्सर होता है, और फिर वांडीवास का 1760 में होता है। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ये थे तुकाराम। कौन? तुकाराम, जानते रहिए। अब देखिए, कुछ संत हैं और उनके कार्यक्षेत्र और मद है, काफी इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है। जैसे शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद से संबंधित है। जो चैतन्य प्रभु हैं वो बंगाल में से जो है कार्यक्षेत्र है इनका, अवैष्णव मत से रखते हैं ध्यान। तुकाराम वाकमरी मत से है, और नामदेव आपका निर्गुण मत से है। सबसे ज्यादा जो रिपीटेड है वो शंकराचार्य वाला जो है अद्वैतवाद जो है मत फेमस है। इसमें कहा गया है कि श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह किस शहर से 15 किलोमीटर दूर है? तो यह मैसूर से क्या है? 15 किलोमीटर दूर है। आप जानते रहिए। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। मैसूर के शेर के रूप में। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो यह मैसूर का शासक था, इसलिए तो मैसूर का शेर कहा जाता था उसको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो यह औरंगजेब के समय में। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये जो है लड़ाई लड़ी गई थी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को जो है पराजित किया था। आगे है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस संधि के द्वारा अवध को कब्जे में लिया था? डलहौजी की जो हड़प नीति है, और कई नीतियां हैं जो कि क्या है उस समय काम में लाई गई थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि अवध के परिप्रेक्ष्य में बात आई है, तो अवध जो है अव्यवस्था के माध्यम से जो है क्या किया गया था? उसको ब्रिटिश साम्राज्य में जो है क्या किया गया था? कब्जे में लिया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? ये सब देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि बार बार देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन कितना। तो शहादत खां। शहादत खां जो है अवध का प्रथम नवाब था। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो अंग्रेजी। किसको? अंग्रेजी को। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें जो है क्या किया था? अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। या सिराजुद्दौला की हार किस लड़ाई में हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अगर आपसे बक्सर पूछे तो बताइएगा 64 में। इलाहाबाद की संधि पूछे तो आपका जो है 65 में। जब तक इलाहाबाद की संधि तभी होगी जब बक्सर का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो यह था रेलवे, जो 1853 में जो है चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहां से? बंबई से थाने, और दूरी थी 34 किलोमीटर। ठीक है, अंग्रेजों की दिन है जो है देन है रेलवे। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? तो बंगाल और बिहार में। सबसे पहले क्या किया गया था? बंगाल और बिहार में। अब इसमें देखिए होता क्या था। इसमें यही होता है कि जो अस्थायी बंदोबस्त है, पहली बात तो इसे इस्तेमा जो है रारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, और यह इंडिया कंपनी और बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था है, परमानेंट सिस्टम था कर वसूलने का। ठीक है, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी को लागू किया था। आगे क्या है देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो यह 1853 में जो है बंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ये याद रखिए, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। और अगर आपसे पूछे कि पहला विद्युतकरण ये जो है रेल मार्ग मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चलाया गया था। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। फिर उसके बाद लगभग 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के काल से नियमित 10-10 साल पे गणना जो है जनगणना होने लगी। अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना कौन है? तो भारत की तो 15वीं है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद से ये 7वीं जनगणना है। आगे है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का क्या था? कट्टर समर्थक था। ये आप जानते रहिए। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। आगे है,
किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के सुधार हेतु मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार आपको मालूम है कि 1909 में जो है ये आया था, तो ये 1909 वाला ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो इतना लंबा चौड़ा भाषण जो हुआ था, ये हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीच में आप वीडियो स्किप करके मत जाइए, क्योंकि देखिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, नया चीज तो कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो ये था मैसूर। क्या था? मैसूर। जानते रहिए। आगे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये था आपका दस्तक, ये नहीं है। बाकी अस्थाई बंदोबस्त था, महलवाड़ी था, रैयतवाड़ी था। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, और यहाँ पे डिटेलिंग भी किया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धतियां जो है अपनाई थी या लागू की थी, जिसमें जमींदारी पद्धति है पहला जो 1793 ईस्वी में, फिर है रैयतवाड़ी पद्धति 1792 में, और 1882 में महालवाड़ी पद्धति थी। ठीक है, ये आप जानते रहिए। आगे है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम X5 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू होता है, जिसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या होता है? पारित होता है। और लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत की कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय में ही राज्य विलय की नीति को क्या किया गया था? पूरी तरह से समाप्त किया गया था। 1891 में वीएम मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? तो यह था 12 वर्ष। 12 साल से कम उम्र की बालिका का विवाह वर्जित था। आगे है बंबई, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली? तो वही आपका 1853 में जो है चला था, ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में। आगे है बाल विकास अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है शारदा अधिनियम के नाम से। शारदा अधिनियम किसका दूसरा नाम है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। 1795 और 1804 के बंगाल विभाजन विनिमयम अधिनियमों ने किसे अवैध घोषित किया था? यह था कन्या हत्या को अवैध क्या किया था? घोषित किया था। कौन सा बंगाल अधिनियम? तो 1795 और 1804। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था, ज्यादा जोर दिया था। W हंटर। 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर था? तो यह था बॉम्बे में, जिसे हम मुंबई कहते हैं। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये जो है ब्रिटिश शासकों को ही जाता है। ठीक है, आगे है भूदान आंदोलन के जो है आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो भूदान संबंधित है विनोबा भावे से, आप जानते हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन जो है आचार्य विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में जो है आरंभ किया गया था। ठीक, ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। आगे है महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखेंगे कि महलवाड़ी जो व्यवस्था थी कर प्रणाली से रिलेटेड, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में क्या थी? लागू थी, जो कि ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। कितना था? 30%। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये था विनोबा भावे। भूदान आंदोलन का जहां भी जिक्र आए तो विनोबा भावे आएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो सिपाहियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से शुरू हुई थी और यह धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई, जहां पे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लोगों ने उस जो है आंदोलन का क्या किया था? विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया था। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी के उपलक्ष्य में इनको जो है वहां की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार की उपाधि भी दी गई थी। कानपुर में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बाबा नाना जो है नाना साहब। कौन किए थे? नाना साहब। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया है कि पहली बात की कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी जो है तात्या टोपे की थी, जिसका तात्या टोपे का मूल नाम अगर आपसे पूछे कोई तो पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का क्या नाम था? मूल नाम तो रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने,
बिहार में आपसे पूछे तो जगदीशपुर के जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया था, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, तथा दिल्ली में जनरल बख्त खान ने इस जो है विद्रोह का 1857 के सिपाही विद्रोह का क्या किया था, जो है नेतृत्व किया था। जैसे दिल्ली में देखिए बहादुर शाह जफर द्वितीय है, कानपुर में नाना साहब है, लखनऊ में बेगम हजरत महल है। आगे है जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री जो है रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर था, तो ये बैरकपुर में था। कहां पे था? बैरकपुर में। आगे है मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी आपके 10 मई 1857। ठीक है। आगे है कौन कहा कि रानी अवंती बाई लोधी ने अंग्रेजों के नेतृत्व के खिलाफ 4000 सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उस के राज्य के प्रशासन को अधिकार में लिया था, तो ये रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, ये जानते रहिए। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता किसने प्रदान नहीं की थी, तो ये थी अवध की बेगम हजरत महल ने, बल्कि वह क्या किए थे, वह जो है उस विद्रोह का समर्थन की थी। ठीक है। आगे है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम जो है महिला, तो ये थी बेगम जो है हजरत महल, बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, तो एनफील्ड। आगे है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से किसको 1857 के सिपाही विद्रोह को जो है विद्रोह नहीं कहा था, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, बाकी जो है जॉन लॉरेंस, आरसी मजूमदार और सैयद अहमद खान ने इसे क्या कहा था, सिपाही विद्रोह कहा था। आगे है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने ही एक लिखा था जो है क्या पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहां पे फांसी दे दी, तो ये दिया था शिवपुरी में। कहां दे दिया? शिवपुरी में। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि तात्या टोपे का जो है मूल नाम क्या था, आत्मा राम पांडुरंग। वेदों की ओर लौटो या फिर वेदों की ओर वापस जाओ, नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने, आप याद रखिएगा। आगे सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो सिंपल क्वेश्चन है, व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा में पूछा गया 2018 के शिफ्ट सेकंड में, ये है 1857। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है, तो यह जुड़ा है सर सैयद अहमद खां का। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा होता है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा होता है। राजा राम मोहन राय ने जो 1829 में जो है सती प्रथा का अंत भी किया था, जो है ये जानते रहिए। आगे देखिए क्या है, निम्न का मिलान करना है, तो याद रखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन आपसे पूछे तो स्वामी विवेकानंद है 1897 में। आर्य समाज पूछे तो दयानंद सरस्वती 1875 में, और सत्य शोधक समाज पूछे तो ज्योतिबा राव फूले जो है 1873, याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो सीधे सीधे आप जान ही रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन बना है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, तो बेलूर मठ में जो है। अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो पहले मुंबई में। सबसे पहला शहर कौन सा था, मुंबई था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सैयद अहमद खान ने। 1815 में राजा मोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे कहा गया था, और बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया, तो यह था आत्मीय सभा ही बाद में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 में किसकी स्थापना की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए, तो हसरत मोहानी। आगे है कहां पे विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, भाषण दिया था, तो शिकागो में इन्होंने क्या किया था, भाषण दिया था। आगे देख लीजिए, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने जो है कहां पे मुलाकात की थी, तो बॉम्बे में। ठीक है। आगे है क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये पूरा नाम याद रखिएगा आप। 1805 में राजा राममोहन राय के द्वारा जो है स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया, तो इसमें देखा जाए
तो 1805 में किसी संगठन की स्थापना तो नहीं की गई थी, बल्कि 1815 में यहाँ पे देखिए स्टार लगा के बताया गया था कि आत्मीय स्वभाव थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, और इसमें दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। ठीक है, 1875 में। लेकिन यहाँ पे 1805 में दिया है, तो ये थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है। बल्कि यहाँ पे ये ब्रह्म समाज एक तरह से सही होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्टार लगा है तो ये इसका कॉमन नंबर सबको मिला होगा उस एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो वह था आपका कौन सा, वो था आपका 1929 में जो है कौन सा, लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, जो ये वार्षिक जो है कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है क्या किया गया था, घोषित किया गया था। आगे है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वही है लाहौर। आगे है, देखिए कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय, तो ये बने थे 1924 में। कब बने थे, 1924 में, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। आगे अगर आपसे पूछे 1925 में, तो इनके बाद जस्ट जो है 40वां अधिवेशन था, उसमें सरोजिनी नायडू ने जो है कानपुर में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अब देखिए कुछ प्रमुख सम्मेलन हैं और उनके कार्य हैं, जैसे बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। लखनऊ की बात की जाए तो अंबिका चरण मजूमदार थे जो है अध्यक्ष, उनके द्वारा 1916 में गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। पूर्ण स्वराज की मांग पूछे तो 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अध्यक्षता उन्होंने किया था। 1931 की बात करें तो मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित करने के लिए गांधी अरविंद समझौता होता है कराची में। कौन अध्यक्ष थे, वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के। राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था, तो यह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, 1911 ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो उस पद का प्रस्ताव किसने किया था स्वीकार, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जनगण मन कब गाया गया था, मैंने बताया 27 दिसंबर 1911 को। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो ये 1938 में। ठीक है, आगे है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग से साथ गठबंधन किया था। एलन ऑक्टियम हून जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस था, उसने जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है स्थापना किस वर्ष किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1884। कहीं कहीं जो है 85 देता है, लेकिन 84 ऑथेंटिक है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1884 में। अब देखिए यहाँ पे 85 दिया है। ठीक, तो याद रखिएगा 84 और 85 इन दोनों में आपको ध्यान ही रखना है कि पारित हुआ था जो है 84 में, लेकिन पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये जो है 85 में ही क्या करता है, काम शुरू करता है, क्योंकि पहला अधिवेशन ही 85 में हुआ था लगभग। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले वाले में। आगे है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के कहां परिसर में हुई थी, तो यह हुआ था बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखिएगा 1916 में जो दोनों पक्ष थे जो है संयुक्त सत्र जो है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से भी हम लोग कभी कभी जानते हैं। बंगाल विभाजन के बारे में है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, तो यह किया गया था जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में अध्यक्षता की थी, तो बताया था मैंने भी कि 1924 के बेलगांव में। 25 में जो है सरोजिनी नायडू रहती हैं। किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो बंगाल विभाजन को। बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया जाता है 1905 में, उसे ही क्या कहा जाता है, बंगाल जो है विभाजन ही स्वदेशी आंदोलन का मूल कारण था। बंगाल विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, मतलब उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे, तो कर्जन थे। कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन की घटना हुई थी। आगे है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था, बाकी तीन तो था। तो सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये नहीं था, बल्कि बंगाली राष्ट्रीयता मूल पर हमला करना था। बांटो और शासन, फूट डालो राज करो की नीति थी, और ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना था उद्देश्य, लेकिन ये चौथा ऑप्शन नहीं था। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारतीय वायसराय कौन थे, तो मैंने बताया लॉर्ड कर्जन थे। अच्छा, ये दिया है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, तो ये किया था 19 जुलाई 1905 को। तो 19 जुलाई याद रखिएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जब लागू होता है, तो उस समय पूरे जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे है,
इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसे केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था। तो इसके लिए जो है विदेशी सरकार को उसे कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो ये थे वीके दत्त। इनके साथ कौन थे? वीके दत्त। 1910 के मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? तो बस्तर का। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा जो है उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, खास करके भारत का ही उपयोग करेंगे, जितना भी सामान अपने देश में बना है, इसलिए तो स्वदेशी आंदोलन कहा गया उसको। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। स्वदेशी शब्द का अर्थ ही होता है घर में, अपने गांव देश में बना हुआ। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला जो है खान को किस जेल में बंद किया गया था? तो फैजाबाद जेल में। 1908 में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है यह प्रयास किया था। इसको थोड़ा यार, फिर है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केंद्र जो है केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। स्वतंत्रता सेनानियों जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो जो है 1931 में, 23 मार्च 1931 को जो है सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 जून 1931 को फांसी पर लटका दिया जाता है। अब देखिए कुछ संगठन दिए गए हैं और संस्थापक, ये इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। अनुशीलन समिति, वारिंद्र घोष और जतीन्द्र दास बनर्जी। अभिनव भारत, विनय दामोदर जो है सावरकर हैं। हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल शुरू किए गए थे? तो ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे। तिलक और एनी बेसेंट के बीच। किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली? तो ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद में देखेंगे तो एल्फ्रेड पार्क भी है, ठीक है, यहीं पे इन्होंने अपने आप को क्या की थी? गोली मार ली थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा। भगवती चरण बोहरा के द्वारा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो वीर सावरकर। मुक्त भारत सरकार समाज। 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत? तो अभिनव भारत जहां भी आए तो वीडी सावरकर से ये क्या है? संबंधित है। गदर आंदोलन के नेता तो ये जो है लाला हरदयाल है, ठीक है, ये जानते रहिए। आगे है अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के बाद उपवास से मृत्यु हो गई? तो वो थे जतिन दास। आगे है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू प्रकरण या फिर लाला हरदयाल की गिरफ्तारी? तो ये था कामागाटा मारू घटना। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे गणेश घोष ने। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे? तो ये इलाहाबाद, ठीक, जो किसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। आगे है भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप। आगे है महाराष्ट्र में 1900 में जो है विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था? तो मित्र मेला। क्या कहा जाता था? मित्र मेला। आगे क्या है? आगे है 1919 में गांधी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था, जिस अधिनियम के ने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को क्या किया था? मजबूत। तो रॉलेट अधिनियम, ठीक। आगे है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था? चंपारण। क्या है? चंपारण। आगे देखिए अगला है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो किंग्स फोर्ट की हत्या के लिए, ठीक है। तो देखिए ये थे 130 क्वेश्चन। इसमें अभी लगभग हमें लगता है कि 100-125 क्वेश्चन और हैं, तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगले हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको पूरा जो है आधुनिक इतिहास कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।